हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनबीसीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जॉब प्रोफाइल देखेंगे कि एनबीसीसी का जूनियर इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसको क्या काम करना होता है, सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि एनबीसीसी का फॉर्म फिलअप हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट था, बहुत से लोगों का ये डाउट था कि सर बताइए कि इसका जो जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। हमारे यहाँ तो फोन कॉल्स भी आए थे, पूछे थे कि सर इसमें जो सैलरी है वो क्या इतना ही फिक्स रहेगा, ओपन एंड सैलरी लिखा हुआ है, तो वो सोच रहे थे कि बस इतना ही ओपन है और यहीं पे एंड है, मतलब कुल मिला के इतना ही सैलरी है। किस प्रकार से सैलरी मिलेगी, फैसिलिटी क्या मिलेगी, अलाउंस क्या मिलेंगे वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा हमको मतलब फोन कॉल्स करके लोग पूछ रहे थे, हमारे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं। सो हमने सोचा कि चलो एक एनबीसीसी का पूरा जॉब प्रोफाइल से हम बताते हैं कि कैसा होगा, और फिर उसके बाद हमने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, और छानबीन करने के बाद फिर आपके लिए हमने वीडियो बनाया है। सो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और अपना प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। तो ठीक है, चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं एनबीसीसी, ये कौन सी बला है। तो एनबीसीसी का मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, मतलब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म उसको एनबीसीसी हम बोलते हैं। तो यह एक ऐसी कंपनी है जो कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है, और यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आती है। सो यह जो कंपनी है बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है, और यहाँ जॉब करना बहुत ही गर्व की बात होती है। अब अगर इसको और डिटेल में आपको बताएं तो जो एनबीसीसी होता है जो कि बिल्डिंग्स बनाने का काम करती है, एनबीसीसी को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। एनबीसीसी में तीन पार्ट कैटेगराइज होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं पीएमसी, जिसका मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। सेकेंड होता है आपका रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और नेक्स्ट होता है ईपीसी। थर्ड वाला जो पार्ट होता है ईपीसी कंट्रैक्टिंग। ईपीसी का मतलब क्या होता है? देखिए, ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस। ईपीसी का मतलब होता है। यहाँ पर आपको नेम्स हम स्क्रीन पे भी यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। अगर हमारे वर्ड्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ आप देख लीजिएगा। आई होप कि आपको वर्ड्स भी क्लियर हो रहे होंगे। तो देखिए, ये जो तीन पार्ट है इनका अलग अलग काम होता है। फर्स्ट वाला जो पीएमसी होता है वो कंसल्टेंट का काम करता है, और यहाँ पर मैक्सिमम जैसे एमबीए वगैरह करके जो लोग जाते हैं वो हायर किए जाते हैं, और ये लोग कंसल्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर यह बिल्डिंग बनाना हमारे लिए सही रहेगा, यहाँ पे ज्यादा बिजनेस हम कर सकते हैं। इस तरह से बिजनेस जो माइंडेड पर्सन होते हैं यहाँ पर हायर किए जाते हैं, और वह कंसल्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना सही रहेगा, हम बेनिफिट में रहेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ जो हमारा लैंड है, जो हमारा जमीन है, उससे जुड़े हुए काम को देखता है। वो देखेगा कि जमीन कैसे हम लें, कितने कम दाम में लें, कहाँ पर जमीन लें, उसको जैसे जमीन से जुड़े सारे कागजात काम वगैरह देखना रियल एस्टेट जो डेवलपमेंट होता है उस डिपार्टमेंट का काम होता है। उसको क्लियर करवाना, किसी तरह का कोई वहां पर डिस्प्यूट तो नहीं ना है जमीन के ऊपर, तो इस तरह से सारे जो काम होता है उसको क्लियर करके कंपनी को देना, यह रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका ईपीसी, जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यह एक तरह से कह लीजिए कि जो पार्ट होता है इसका काम होता है कि सब कुछ क्लियर होने के बाद अब जो बिल्डिंग बनानी है उस बिल्डिंग का जो कंट्रैक्ट है किसको दिया जाए, तो यह कंट्रैक्ट से रिलेटेड काम को डील्स करता है। तो इस तरह से यहाँ पर तीन पार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ठीक है, आपने सारा तीनों पार्ट्स को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, हमको समझ में आ गया, लेकिन इसमें जेई का काम कहाँ पर है? जेई कौन सा काम करता है जिसके लिए हम फॉर्म फिलअप करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें मेरे प्यारे व्यूअर्स की जो जेई होते हैं ये तीनों डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मतलब कंसल्टेंसी वाला भी काम, जहाँ एमबीए का कोई यहाँ पर वर्कर है जो हायर किया गया है, तो वो जो ऑफिसर है वो बताएगा कि भाई यहाँ पर हम प्रोजेक्ट लगाएंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। तो वहां पर इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जेई हो गया, एई हो गया। वो क्या करेंगे, जैसे लैंड्स, जिस लैंड्स की बात करेंगे उसको चेक करेंगे जाकर कि कहीं दलदली तो लैंड नहीं है, आसपास कोई इशू तो नहीं है। तो इस तरह का जो टेस्टिंग होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? जेई के द्वारा किया जाता है। जेई के द्वारा ही सारा काम किया जाता है।
और जेई मतलब कि कुल मिलाकर इंजीनियर से ही रिलेटेड होता है। तो इंजीनियरिंग का जहाँ काम रहेगा वहाँ जेई सब रहेंगे, तो जेई भी वहाँ रहता है। तो काम कौन करता है? सब जेई। उसके बाद मान लीजिए जमीन जो लैंड है फाइनल हो गई, फाइनल होने के बाद अब उसका अगर लैंड फाइनल हो गई तो जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उस पार्ट में भी जेई की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो जेई उस लैंड को हर एक जगह से चेक करेगा कि हाँ भाई ये लैंड पूरी तरह से सेफ है। सब कुछ जब चेक कर लेगा तब फिर उसके बाद ही लैंड को परचेज किया जाएगा, लिया जाएगा, खरीदा जाएगा। सो दैट पहले ही खरीद कर टेस्ट करेंगे तो अब मान लीजिए लैंड जो है खराब निकल गई, नीचे से दलदली है, ऊपर हमको 30-40 मंजिले का बिल्डिंग बनाना है, तो कहाँ से बन पाएगा? तब तो आप घाटे में चले जाएंगे। तो वहां पर भी जेई की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपका कंट्रैक्ट वाला जो काम होता है, जो ईपीसी कंट्रैक्टरी काम होता है, ईपीसी वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट जो कि एनबीसीसी के अंडर में आता है, वहां पर भी जेई की रिक्वायरमेंट होती है। अब वहां पर क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखिए मान लीजिए हमको फाइनल हो गया कि बिल्डिंग यहाँ पे बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना है तो किसी न किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी को। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? वहां बिल्डिंग बनाएगी। अब देखिए एनबीसीसी खुद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आप कहेंगे सर जो खुद कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो ये किसी और को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगी? तो ऐसी बात नहीं है। वहां पर बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को भी, थर्ड पार्टी को भी दे दिया जाता है कि आपके द्वारा भी यहाँ पे बनाया जाएगा। फाइनल जो उसका नेम रहेगा एनबीसीसी को दिया जाएगा। फाइनल जो उसका एक तरह से कह लीजिए कि नाम एनबीसीसी का ही चलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी भी काम करती है वहां पर। तो ऐसे कंडीशन में जो इंजीनियर्स होते हैं समय समय पर जाके चेक करेंगे कि भाई कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारा काम कितना आगे बढ़ा, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो हमारा सीमेंट वगैरह है सही से मिक्सअप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वगैरह वगैरह जो काम होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे काम होते हैं। अब यहाँ पर हम काउंटिंग करवाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सो आप समझ जाइए कि बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी वहाँ पर चेक करने का काम होता है, टेस्ट करने का काम होता है, सब जेई करते हैं। तो तीनों विभाग में जेई की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जेई बनने के बाद आप कहाँ काम कर सकते हैं। अब जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल हम देने की कोशिश करेंगे, जैसे DFCCIL आप उसका नाम सुने होंगे, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके कंपनी है जो कि रेलवे बना रही है। तो इस समय यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ चलता है वहाँ पर DFCCIL के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे जेई हो गए, वहाँ पर जेई को ही एक्सिक्यूटिव इंजीनियर या एक्सिक्यूटिव वहाँ पर ऑफिसर करके बोला जाता है। तो जो वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं समय समय पे आके चेक करते हैं कि जो पुल बन रहा है, ब्रिज वगैरह जो अंडरपास बन रहा है, सब सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यह जो चेकिंग का काम हो रहा है, जो चेक करने का काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? जेई के द्वारा ही हो रहा है। तो उसी तरह एनबीसीसी में लोग समय समय पर जाकर चेक करते हैं कि बिल्डिंग्स का काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब उसमें जैसे सिविल इंजीनियर है तो बिल्डिंग्स चेक करेगा कि दीवार सही बन रही है कि नहीं बन रही, सीमेंट सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो देखेगा कि यहाँ पर जो वायरिंग वगैरह हो रही है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वगैरह वगैरह हर एक अलग अलग इंजीनियर्स का अलग अलग यहाँ पर काम होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है, यहाँ पर जेई के द्वारा काम क्या होता है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद चलते हैं कि जेई को यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। जैसे मान लीजिए जेई जा रहा है साइट पर चेक करने के लिए, तो कैसे जाएगा वहां तक? तो वहां पर जाने के लिए देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है, या तो उसकी पर्सनल गाड़ी हो, उससे जाएगा, कंपनी पे करेगी। अदरवाइज अब क्या हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जैसे DFCCIL है, यहाँ पर भी देख लीजिए उसी तरह वहां पर भी होता है। यहाँ पर कंपनी किसी गाड़ी को हायर करके रखती है, उसका रेंट चुकाती है महीने में किसी थर्ड पार्टी का, वो कंपनी का गाड़ी नहीं रहेगा। रेयर केस में कंपनी का भी गाड़ी होता है। अगर कंपनी के पास गाड़ी नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी का गाड़ी रेंट पर रख लेगी, उसको रेंट पर रख लेगी और उसका महीने का रेंट चुकाएगी, और उसी गाड़ी से कहीं भी जाना होगा तो अपना रनिंग करेगी। तो जैसे मान लीजिए एक बुलेरो हायर कर लिए, उसी बुलेरो से कहीं जाना है तो अपना 2-3 लोग बैठेंगे, जाएंगे आएंगे, यही काम होता है। तो मतलब आने जाने की भी सुविधा होती है। जहां भी आप जाएंगे तो आपका सामने लोग जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं, वर्कर्स हैं, या जो कह लीजिए जो कंट्रैक्टर है, वो सब आपके सामने एकदम आराम से खड़े रहेंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आप साहब साहब कहलाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे इज्जत बढ़ जाती है। सो अच्छी जॉब से यहाँ पे जॉब्स जो है, इसका जॉब प्रोफाइल ठीक ठाक है, बढ़िया जॉब है। सो आप समझ गए होंगे कि जो जेई होता है वो काम क्या करता है। तो पहली बात कि वो तीनों डिपार्टमेंट में काम जेई यूज होते हैं, और उसके बाद जेई जो होते हैं वो पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स को एक्सिक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद जो अपने सीनियर्स होते हैं उनको असिस्टेंट करने का भी काम करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस का भी काम करेंगे, जैसे कोई इक्विपमेंट से खराब हो गया तो उसका मेंटेनेंस का कार्य जेई के माध्यम से ही होता है। जेई नहीं करेगा, लेकिन जेई के अंडर में देख रेख में होता है। उसके बाद कोई डिजाइन है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जेई करता है। उसके बाद रिसर्च करने का काम जेई करेगा, मतलब जेई जो है छानबीन करेगा। देखिए जेई के ऊपर भी सीनियर अधिकारी होते हैं, तो वो जेई को कहेगा कि भैया ये काम हमको करवाना है,
तो उसके लिए जेई क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट बनाएगा, हर चीज रेडी करके उसको फिर अपने सीनियर अधिकारी को देगा। तो फिर सीनियर अधिकारी जब पास करेगा तो फिर जेई के द्वारा वो सब चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। उसके बाद टेस्टिंग करने का काम जेई का होता है, रिपोर्ट्स लगाने का काम जेई का होता है कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। फाइनल जो सिग्नेचर होता है कि हाँ काम सही से हो गया, वो जेई के द्वारा ही होता है। उसके बाद डेटा वगैरह जो एनालाइज होता है, सब कुछ रखने का काम जेई का ही होता है। तो जेई का यहाँ ज्यादा काम होता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि जेई का यहाँ पे काम क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जेई को सैलरी कितनी मिलती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड बहुत से लोगों ने फोन करके पूछा था कि जेई की एक्चुअल में यहाँ सैलरी कितनी हो रही है। एक्चुअल में इशू कहाँ आ रहा है, देखिए इशू यहाँ आ रहा है कि यहाँ लिख दिया गया है कि 27,000 ओपन इंड। ओपन इंड का मतलब लोग समझ रहे हैं कि ओपन मतलब खुला, इंड का मतलब समाप्त, मतलब सैलरी आपकी इतनी ही रहेगी, 27,000 ही सैलरी रहेगी, इससे ऊपर नीचे नहीं होने वाली। तो ये डाउट आपका बिल्कुल हम क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए सैलरी आपकी 27,000 जो है ना बेसिक पे है, और ओपन इंड का जो मतलब होता है वह यह होता है कि इसका लास्ट जो लिमिट है वो फिक्स नहीं है। तो लास्ट लिमिट फिक्स नहीं है, अदरवाइज बेसिक पे फिक्स है। अब जैसे आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आप पावर ग्रिड का कोई फॉर्म फिलअप किए होंगे तो देखे होंगे उसमें कि उसका जो बेसिक पे होता है 25,000 से स्टार्टिंग होकर 1,19,000 समथिंग होता है। यहाँ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यह एक फिक्स अमाउंट है कि आपका जो सैलरी इसी के बीच में ही रन करेगी, बेसिक पे से लेकर के हायर इतना जा सकती है। इस तरह से ये अमाउंट यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एनबीसीसी में जो अपर लिमिट हो फिक्स नहीं है अमाउंट का, आपके सैलरी का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कभी हमको बहुत ज्यादा सैलरी भी मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। देखिए पहली बात कि आपकी जो कंपनी मिनी रत्ना कंपनी है, अब अलग अलग मिनी रत्ना कंपनी की जो थोड़ा बहुत रूल्स होता है उनका खुद का अपना अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए टेहरी डैम हाइड्रो जो प्रोजेक्ट का एक बार वैकेंसी आई थी, यहाँ स्क्रीन पर आप उसका नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें बेसिक पे सिर्फ 19,000 था। अब बेसिक पे 19,000 होने का मतलब समझ रहे हैं कि जोड़ जाड़ के सैलरी बहुत जाएगी तो 30,000 29-30,000 रुपया तक, बहुत हाई चली गई तो 35,000 तक चली जाएगी, 30-35 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इसका एक अलग, जबकि वो भी मिनी रत्ना कंपनी है लेकिन उसका एक अलग अपना रूल्स है। तो उसी तरह एनबीसीसी भी मिनी रत्ना कंपनी है, तो मिनी रत्ना कंपनी तो इसका भी एक अलग रूल्स है कि भैया हम अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी बेसिक तो फिक्स करेंगे लेकिन अपर वाली सैलरी फिक्स नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एचआरए भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा, मतलब कि अदर अलाउंस जो होता है वो मिलेगा। तो ऑल ओवर आपकी सैलरी, ग्रास ओवर की बात करें तो आपकी सैलरी जो है कि 40,000 के समथिंग चली जाएगी, 40,000 के आसपास चली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी को कहीं बेनिफिट हुआ बहुत बढ़िया से, या बहुत ज्यादा कहीं पे कंपनी बेनिफिशियल कंडीशन में आ गई, या उसको बहुत ज्यादा लाभ मिल गया, अचानक बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गई कंपनी, तो उस कंडीशन में अपने एम्प्लॉय को अच्छा खासा रकम भी एरियर के रूप में या कह लीजिए बोनस के रूप में वो दे सकती है। तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी हाई हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट वाइज भी यहाँ पर आपको सैलरी कुछ मिलती है। सो इस तरह से सैलरी का लिमिट यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए सैलरी आपकी फिक्स मिलेगी, अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के 35-40,000 के आसपास सैलरी रहेगी हमेशा। लेकिन कभी कभी आपको सैलरी हाइक पे भी जा सकती है और उस कंडीशन में सैलरी ज़्यादा बढ़ के मिलेगी। तो उस कंडीशन में दैट विल डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट अच्छे से चला गया, बढ़िया कंपनी को आपने बेनिफिट दे दिया, तो उस कंडीशन में आपकी भी सैलरी बेनिफिट में चली जाएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट द सैलरी। और साथ साथ में आपको ये भी हम बता दिए कि अलाउंस वगैरह क्या क्या मिलता है, जैसे एचआरए हो गया, बेसिक जो अलाउंस होता है मिलता ही मिलता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सैलरी का जो ग्रेड पे वो भी 4200 होता है। तो 4200 का मतलब समझ रहे हैं कि आपका सैलरी 40,000 के आसपास जाना ही जाना है, 35-40-45 के आसपास रहेगी। सो आई होप कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बहुत लोगों के माइंड में डाउट है ना कि यह जो कंपनी है प्राइवेट है। अरे यह प्राइवेट कहाँ से हो गई स्टूडेंट्स? मिनी रत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, तो प्राइवेट कहाँ से हो गई? सो यह प्राइवेट नहीं है, पूर्ण रूप से रेगुलर आपको जॉब मिलेगी। यह गवर्नमेंट कंपनी है, रेगुलर जॉब आपको मिलेगी। आप एक बार जॉब आ जाएंगे तो हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगे, ठीक ना? तो ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कंपनी कहीं प्राइवेट तो नहीं, नहीं, कंपनी पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट होने का मतलब कि मिनी रत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है, तो कहाँ से प्राइवेट होगी? गवर्नमेंट का ही वहाँ रूल सप्लाई होगा, ठीक? तो आई होप कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे, आपको इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कल के डेट में ही आपको एनबीसीसी का पूरा सिलेबस बताएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चंस टेक्निकल, कितने नॉन टेक के आएंगे,
वगैरह वगैरह सारा चीज हम क्लियर करेंगे। सो आप अगर इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो का करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा न्यूज हम आपको दिए हैं, सो आपका भी फर्ज बनता है कि इसको शेयर करिए। कम से कम 1000 प्लस व्यूज तो लेके आइए। तो आई होप कि इस पर 1000 प्लस व्यूज आ जाएगा। आप शेयर करेंगे कम से कम अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कंटिन्यू यहाँ पे वीडियो देखने को मिल रही होगी, इधर बीच आप देखे होंगे, और आपको कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो पर डे। सो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सारा आपका डाउट धीरे धीरे हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।